नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डिस्कशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है कि सैफिर सिम्पसन स्केल का उपयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो ये आपको तूफान की तीव्रता मापने के लिए सैफिर सिम्पसन का उपयोग किया जाता है। सैफिर सिम्पसन एक पैमाना है जिसका उपयोग जो है वो आपको तूफान मापने के लिए जाता है। तूफान को एक से 5 श्रेणी में बांटा गया है, जिसकी जो श्रेणी एक होती है वो 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा जब चलती है तो इस श्रेणी में रखा जाता है। श्रेणी 5 जो होती है वो 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चलती है तूफान की, उसको 5वीं श्रेणी में रखा जाता है। जो तूफान 3 या उससे ऊपर तक पहुंचते हैं उन्हें उस बड़े तूफान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो विकल्प डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिजिटल भारत निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहला ऑप्शन है, यह पूर्ववर्ती सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि का स्थान लेगा। दूसरा ऑप्शन है, दूरसंचार अधिनियम के अनुसार दूरसंचार कंपनियों द्वारा डिजिटल भारत निधि के लिए किए गए योगदान को पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, राज्य समय समय पर एकत्र धनराशि को डिजिटल भारत निधि में जमा करने के लिए जिम्मेवार होंगे। तो ये ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि दूरसंचार जो है वो आपको केंद्रीय सूची का विषय है। दूरसंचार जो है वो केंद्रीय सूची का विषय है और केंद्रीय सूची पे सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा ही कानून बनाया जा सकता है और उसको लागू किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में अगर हम कहें कि ये राज्य सरकार समय समय पर करेगी तो ये गलत है, क्योंकि ये राज्य का विषय ही नहीं है। तो इसलिए ये आपको 1 और 2 हो जाएगा। इसकी व्याख्या की बात करें तो दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम की पहुंच को और मजबूत करने के लिए डिजिटल भारत निधि के लिए को लागू का एक मसौदा तैयार किया है, जो कि डिजिटल भारत निधि पहले से एक प्रोग्राम चल रहे थे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, उसकी जगह लेगा, जो सभी टेलीकॉम एवं फंड ऑपरेटरों को उनके समायोजित सकल राजस्व पर लगाए गए 5% यूनिवर्सल लेवी से जो पैसा मिलेगा उसी को इस फंड में शामिल किया जाएगा। तो कथन एक सही है। दूरसंचार अधिनियम के अनुसार डिजिटल भारत निधि में दूरसंचार फर्मों द्वारा दिया गया योगदान सबसे पहले भारत के समेकित निधि में जमा किया जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा किया जाएगा। समेकित निधि को सरकार का सारा राजस्व उसी में जमा होता है, जिसमें ऋण आय और ऋण चुकौती भी शामिल होता है। इस फंड का इस्तेमाल सरकारी खर्चों के भुगतान के लिए किया जाता है। इसलिए कथन 2 जो है वो सही है। जो 2 है वो सही है। केंद्र सरकार समय समय पर एकीकृत धन को डिजिटल भारत निधि में जमा करेगा। ये आपको 3 जो है वो सही है। सही नहीं है, 3 जो नहीं है सही, क्योंकि राज्य सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं है। डिजिटल भारत निधि का उपयोग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लड और LB.1 शब्द चर्चा में रहे हैं, जो कि कोविड के नए वेरिएंट हैं। अमेरिका में इस कोविड के वेरिएंट को पाया गया है। भारत में जो ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया था उसी के ये नए वेरिएंट है, उसी के नए म्यूटेशन हैं। अमेरिका में जो 60% मामले मिले हैं उसमें इस फ्लड वेरिएंट की भूमिका देखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि विजिंजाम समुद्री बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह तमिलनाडु में स्थित अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है। पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह तमिलनाडु में नहीं है, ये केरल में है। दूसरा ऑप्शन है, यह बंदरगाह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को कम करने के लिए प्रमुख शिपिंग लेन के लिए एक व्यवहार विकल्प और
विकल्प प्रदान कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है बंदरगाह में गहरे शिफ्ट की संभावनाएं हैं, ये भी सही है। दूसरा भी सही है, इस बंदरगाह को ट्रिपल पी मॉडल के तहत बनाया गया है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो 2, 3 और 4, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर व्याख्या की बात की जाए तो सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कोलंबो और सिंगापुर में इसी तरह के बंदरगाह को जो है वो कड़ी प्रतिस्पर्धा देगा। विजिंजांग समुद्री बंदरगाह जो है वो केरल में स्थित है, इसलिए कथन एक जो है वो सही नहीं है। ठीक है, एक जो है वो सही नहीं है, तमिलनाडु में केरल में है। विजिंजांग समुद्री बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन के करीब होने के लिए स्थानीय लोग लाभ और इसकी डीप ड्राफ्ट क्षमताओं के साथ ट्रांसशिपमेंट के लिए एक पसंदीदा विकल्प है, इसलिए कथन 3 जो है वो सही है। यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान को कम करने के लिए प्रमुख शिपिंग लेन के लिए एक व्यवहार विकल्प प्रदान करेगा। कथन 2 जो है सही है। तीसरा है कि बंदरगाह परियोजना इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे केंद्र राज्य सरकारों निजी क्षेत्र के बीच एक सफल सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी मॉडल के थ्रू इसका निर्माण हुआ है। तो ये 4 भी सही है, इसलिए विकल्प 3 जो है वो सही है। ठीक है, इस बंदरगाह को पूर्ण रूप से अक्टूबर 2024 तक चालू किया जाएगा। इसका फेज 1 अभी चालू हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है श्रीलंका, नेपाल। पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, इंडोनेशिया चौथा, पांचवा है थाईलैंड और छठा है चीन। ऊपर दिए गए देशों में से कौन सा देश बिम्स्टेक समूह का हिस्सा है? तो आपका श्रीलंका हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, इंडोनेशिया नहीं होगा और ये चीन नहीं होगा। तो इंडोनेशिया यानी कि 4 और 6 हटा दो, तो 4, 6, 4, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 5। तो ये थी आज की डिस्कशन। अभी इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो इसमें जो है अभी नई दिल्ली में बिम्स्टेक के जो मंत्री थे, विदेश मंत्री, उनका सम्मेलन हुआ था, विदेश मंत्री का सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, और इसी के संदर्भ में ये जो है संस्था जो है वो आपको हाईलाइट हुई है। इसमें सदस्यों की बात की जाए तो कुल 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य जिसमें भारत भी शामिल है। श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान इत्यादि। ठीक है, और इनका जो उद्देश्य है वो कनेक्टिविटी, जो साझेदार देश हैं उनके बीच कनेक्टिविटी, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य, कृषि, सुरक्षा और लोगों के बीच आदान प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना और उसको मजबूती प्रदान करना, ताकि रिश्ते प्रगाढ़ हो और सभी देश संपन्न हो। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर नए डिस्कशन के साथ। थैंक यू।